मैं NK रामटेके, जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। आज मैं कक्षा 11वीं की एक कविता है, कविता का नाम दिया गया है वे आंखें। इनके कवि है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत का थोड़ा जीवन परिचय हम देख लेते। उसके पहले हम सुमित्रानंद पंत जी है, सुमित्रानंद पंत जी के बारे में थोड़ा सा अल्प सा परिचय तो देख लेंगे, लेकिन छायावाद के प्रमुख स्तंभ के तौर पर, छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ है, प्रमुख स्तंभ के तौर पर भी उनका वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सुमित्रानंद पंत है, एक पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ सुमित्रानंद पंत के साथ दूसरा जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद तीसरा स्तंभ है सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला है, और चौथा स्तंभ है महादेव वर्मा। विशेष और छायावादी कवियों का एक समूह है। उस समूह में सुमित्रानंद पंत जो है वह एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर उनका साहित्य, हिंदी साहित्य में उनका नाम या उनका वर्णन किया जाता है या उनका वर्णन मिलता है। अभी छायावाद का तात्पर्य क्या है? फिर छायावाद का तात्पर्य प्रकृति है, कुदरत है, निसर्ग है, और निसर्ग के साथ साथ मानव का क्या संबंध रहा है। मानव और निसर्ग, मानव के साथ साथ मानव बोलेंगे प्राणी जगत है और प्रकृति जगत है, उनका एक समन्वय साधने की कोशिश जरूर की गई। पहले शुरुआत में तो छायावादी कवियों के तो रूप में भी उनका वर्णन किया जाता, लेकिन बाद में अगर हम देखेंगे तो आज़ादी के जो आंदोलन था, असहयोग महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था, उस असहयोग आंदोलन में उन्होंने एक प्रगतिवाद की कविता लिखना आरंभ कर दिया है। प्रगतिवाद है और साथ साथ प्रगतिवाद के साथ साथ मानवतावाद, इनका भी वर्णन अपने साहित्य रचना में उन्होंने जरूर किया गया। थोड़ा सा उनका जो काव्य रचना है, उनका परिचय है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके बारे में जानकारी हम जरूर यहाँ देंगे। जो इसमें जो अल्मोड़ा उत्तराखंड में अल्मोड़ा है, वहाँ उनका जन्म हो गया। आरंभिक शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद से, बनारस और इलाहाबाद से प्राप्त की है, और बाद में महात्मा गांधी के आंदोलन में वह सक्रिय, इलाहाबाद की पढ़ाई छोड़कर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में वह शामिल हो गए थे। और उसके बाद शामिल हो गए थे और उसके पश्चात उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है, इसमें बंगला है, अंग्रेजी है, हिंदी है, खड़ी बोली है, कई भाषा का उनको ज्ञान अर्जित था। अभी उनकी जो काव्य की जो विशेषता है, कौन सी, जो वे आके काव्य की विशेषता है, उस कविता की मुख्य उद्देश्य क्या होती है, मुख्य उद्देश्य के बारे में हम चर्चा जरूर करें। प्रकृति की विभिन्न रूपों का चित्रण करना, छायावादी काव्य रचना की जानकारी देना, प्रगतिवाद और मानवतावाद दोनों का अंतर स्पष्ट करना है, किसान के दैनिक स्थिति का चित्रण करना है। पांचवा है समाज द्वारा स्त्री के प्रति अपने जाने वाले दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। छठा दिया गया है शोषक वर्ग जमींदारों की निर्दयता को उजागर करना है, शोषण की मार झेल रहे किसान का वर्णन करना है। अभी हम देखेंगे इस कविता में ये काव्य की, अभी किसान जो वे आके हैं वो पूरी तरह से किसान के जीवन के आधार पर जमींदारों को, इसके पहले हमने विशेषता देखी है। कौन सी विशेषता देखी है? देखो, शोषक वर्ग है। अभी शोषक वर्ग और शोषण वर्ग, शोषित वर्ग, इस शोषक वर्ग में किसान आ जाते हैं, जमींदार आ जाते हैं, और जो शोषित वर्ग है उस गरीब वर्ग है, दीनहीन वर्ग है, छोटा किसान वर्ग है, उसके शोषित वर्ग की जानकारी इस कविता में दी गई, जिनका नाम दिया गया है वे आंखें। अंधकार की गुफा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तलक उनमें दारुण, दैन्य दुखा नीरो रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आज, संसार कगार सदृश बन खिसका, संसार कगार सदृश बन खिसका। अभी हम इस कविता के आधार पर जो अर्थ है उस अर्थों को जान ले तो आपको समझ में आ जाएगा। अंधकार की गुफा सर की उन आंखों से डरता है मन। अभी कभी ये चाहता है कि अंधकार की गुफा के समान, जैसे गुफाओं में अंधकार होता है, गुफाओं में जिस तरह अंधकार होता है कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह से जो किसान का जीवन है, किसान की आंखें हैं, या किसान के ऊपर हुआ गया अन्य अत्याचार, दमन और शोषण है, किसान का जो शोषण हो गया, उस शोषण से इतना वह किसान दुखी है कि उनकी आंखों में देखने के बाद पता चलता है कि वह गहरे दुख से घिरा हुआ है, गहरा दुख है, पीड़ा है, वेदना से घिरा हुआ किसान है। ऐसा आभास इस पंक्ति से होता है। देखो, अंधकार की गुफा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। जैसे गुफाओं के जाने के लिए इंसान को, मानव को अंदर जाने के लिए डर लगता है, उसी तरह इन आंखों को देखने के लिए भी, इन आंखों का जो दर्द है, उस आंखों की पीड़ा है, उस आंखों की तरफ देखने की मानव की हिम्मत होती नहीं, इच्छा होती नहीं है। वही भाव इसमें दो पंक्ति व्यक्त किया है। भरा दूर तलक उनमें दारुण, भरा दूर अंधकार तक, गहराई तक, उस किसान के गहराई तक क्या भरा हुआ है? दारुण है करुणा पैदा करने वाला दुख, दारुण दुख, भयानक दुख, अत्यधिक दुख उसके अंदर भरा हुआ है। ऐसा आभास
ऐसी करुणा उसके आंखों से झलकती है। दैन्य दुख से रोदन, और ऐसा लग रहा है कि उसके आंखों से आंसू गिरने वाले हैं, अभी रोने की स्थिति में आ गया, रोने की, ताकि उसके ऊपर जो जमींदार ने जो अन्याय अत्याचार दमन शोषण किया था, उसका सब कुछ छीन लिया गया था, उसके कारण उसके आंखों में उस दुख की वेदना है, दुख का भाव है, वो अंकित होता दिखाई दे रहा है। दैन्य दुख का रोदन नीरव, हमेशा ऐसा लगता है कि दैन्य है, दीनता का भाव है, दुखी है, नीरव, हमेशा रोने की भाव, रोदन रोना है, आंसू, जो आंसू, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, और आंसू से भरे आंखें हैं, वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वास्तव में वो किसान रो रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा। कभी ये भी चाहता है कि इसके पहले जो जमींदार के अन्याय अत्याचार के पहले वह स्वाधीन था, स्वतंत्र था, सुखी था, उनका परिवार सुखी था, उनका बड़ा लड़का है, उनकी बहू है, उनकी पत्नी है, उनकी छोटी सी बच्ची है, सब कुछ सुख में, इन्हीं वजह से कहा गया, सुख में था, खुशी में था, आनंद में था और स्वतंत्र था। इन्हीं वजह से कहा वह स्वाधीन किसान रहा। अभिमान भरा आंखों में उसका, कभी कभार उसकी आंखों में अभिमान था कि मैं किसान हूँ और मेरे घर में सब कुछ है, बैल की खेती है, बैल की जोड़ी है, दूध देने वाली अच्छी गाय है, हरे भरे खेत खलियान है, ये देखकर उसको अपने आप को किसान होने का अभिमान उसके ऊपर भरा हुआ दिखाई देता। अभिमान भरा आंखों में उसका, छोड़ गए उस मझधार आज संसार कगार सदृश बन खिसका। अभी ऐसा लगता है कि संसार में लोग, समाज के लोग भी है, पहले उनकी आंखों में ये था, अभिमान था, गर्व था का मैं किसान होने का, और आज क्या हो गया, सब कुछ उसके ऊपर जो हुआ है, जमींदार के ऊपर जो अन्याय हुआ है, जिसको शोषण किया गया जमींदार ने, जिनके कारण आज उसको समाज ने, पूरे गांव के लोगों ने कहा, समाज ने क्या, उसको कहाँ छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया, जैसे बहती हुई नदी है, नदी के धारा के बीच में छोड़ दिया, ना इधर का रखा है ना उधर, ताकि गाँव में उस समय की जो सामाजिक हमारी परिस्थिति थी, गाँव में एक महाजन रहते थे, जमींदार रहते थे, वो पूरे गाँव के ऊपर क्या करते थे, अन्याय है, अत्याचार है, पैसा देते थे कर्जे के तौर पर, और कर्जा अगर हम चुका नहीं पाते तो हमारा खेत है, घर है, बैलों की जोड़ी है, सब कुछ वो क्या करते, नीलाम कर लेता था। और इन्हीं वजह से अभी आज क्या किया गया, जमींदार ने सब कुछ लूट लिया है, और आज समाज के लोग भी उसको मझधार में छोड़कर कगार पे खड़ा, जैसे मझधार, कगार यानी किनारे, जैसे नदी किनारे के कारण नदी बहती है, दोनों किनारों के बीच से नदी बहती है, और ऐसी किनारों पर खड़े, समाज के लोग किनारों पर खड़े होकर देख रहे हैं, उनके किसानों के दृश्य को देख रहे हैं, उनकी स्थिति को देख रहे हैं, उनके रोने को देख रहे हैं, उनके ऊपर होने वाले अन्याय को देख रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर ये आवाज़ नहीं है कि वो उनका विरोध कर सके। इन्हीं वजह से कवि कहते, छोड़ उसे मझधार आज बीच, मझधार ने नदी की धारा है, दोनों नदी की धारा कहेंगे, धाराओं के बीच में उनको क्या गया, आज छोड़ दिया गया है। और लोग क्या कर रहे हैं, संसार कगार यानी किनारे के सदृश दिखते हुए भी, उनके समान दिखते हुए भी क्या हो गए, खिसका, विकट परिस्थिति में या दुख की हालत में छोड़कर वहाँ से खिसक रहने चला गया है। अब उसके कुछ शब्द है, शब्द देख लेते। गुहा यानी गुफा, सरिका ने समान, दारुण यानी अत्याधिक दुख, दैन्य यानी दीनता के भाव, रोदन यानी रोना, स्वाधीन यानी स्वतंत्र, अभिमान यानी गर्व, मझधार यानी बहती धार, कगार यानी किनारे, सदृश यानी समान। अभी इसी पंक्ति की कुछ जो उदाहरण है, जो विशेषता है, काव्यगत विशेषता है, उस काव्यगत विशेषता को हमें देख लेते हैं। क्या विशेषता होगी, शोषित किसान की दशा का वर्णन करना। जो शोषित किसान है, उस 8 पंक्ति में किसान के शोषित अवस्था का वर्णन किया गया है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। करुण रस, ताकि उसमें रोने की स्थिति आ गई, नहीं, करुण रस भी विद्यमान है। प्रसाद गुणयुक्त शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। छंदबद्धता है, 4 पंक्ति का जो छंद, चौपाई छंद है, चौपाई छंद होने के कारण छंदबद्धता का उदाहरण या देखने को मिलता है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। अभी इस जो 2 चौपाई दी थी, उस 2 चौपाई के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले पंक्तियाँ दी जाती है, 4 पंक्ति दी जाती है, और उसमें उस पंक्ति के आधार पर कुछ छोटे 2 मार्क के प्रश्न है, वो प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इन्हीं वजह से अभी हमने भी उसी तरह से प्रश्न निकाले, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको कई हद तक सफलता या सरलता मिले और सफलता मिले, सरलता हो और सफलता जरूर मिले आपको। इन्हीं से पहला प्रश्न है, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में कवि किसके बारे में बात कर रहा है। तीसरा प्रश्न, कवि ने शोषित किसान की दशा का वर्णन किस प्रकार किया है। चौथा प्रश्न दिया गया है, शोषित किसान की दशा देखकर कवि के मन में क्या होता है। पांचवा प्रश्न, शोषित किसान की आंखों में क्या भरा है। छठा प्रश्न है, कवि ने किसान की किस अवस्था को उजागर किया है। अंधकार की गुफा सरिके, उसमें कौन सा अलंकार है, उसके वो लिखना है।
अभी दूसरी दूसरी दो चौपाइयाँ है, चार चार पंक्ति का एक छंद दिया गया है, उस छंद को ही चौपाई छंद कहा जाता है। लहराते देख अभी सेकंड पंक्ति में, इसके पहले तो किसानों का जो शोषित जमींदार है, शोषक जमींदार है, शोषित किसान का वर्णन किया गया है। उसके पहले अगर हम देखेंगे किसान किस तरह स्वतंत्र था, स्वयं पूर्ण था। तो लहराते थे खेत ध्रुव में हुआ बेथकल अब जिनसे, हस्ती थी जिनके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आंखों में घुमा करता वो उसकी आंखों का तारा, कारकुन की लाठियों से गया जवानी में मारा। अब किसान ने उस जमींदार से कुछ कर्ज लिया था, ब्याज के ऊपर पैसा लिया था। उस ब्याज के पैसा समय पर न चुकता होने के कारण किस तरह से जमींदार के लठधारी व्यक्ति है या जमींदार है, उनके जो डंडे पकड़े हुए जो कारिंदे हैं या उनके सेवक है, उनके नौकर है, उन नौकरों ने किसानों को क्या कर दिया है, उसका वर्णन इस दो चौपाई छंद में दिया गया है। लहराते थे खेत ध्रुव में हुआ बेदखल अब जिनसे, पहले शुरुआत में से मैं कर्जा लिया था, बीज भी लिए थे उन्होंने, अच्छी खेती भी की थी, अच्छी बारिश भी हो गई थी, अच्छे खेत, ध्रुव यानी आंखें, लहराते वे खेत ध्रुव में अब देखते तो फसल अच्छी आ गई। और शायद हो सकता है अच्छी फसल को देखकर ही शायद उस जमींदार ने इनको खेत को अपने कब्जे में करने की कोशिश जरूर की है, और इन्हें में से अभी कभी पैसा दे दो, नहीं तो आपका खेत जब्त कर लेंगे। हो सकता है वो डरा धमका कर, अगर वो हो सकता है अच्छे खेत थे, हरे भरे खेत थे, लहराते खेत है ना, हरे भरे खेत को देखकर शायद उसको अच्छी फसल भी आ जाती थी, उसकी अच्छी उपज भी आ जाती थी। शायद वो उपज को बेचकर शायद वो अपना कर्जा चुका सकता था, लेकिन उसको वो जमींदार ने वो मौका भी उसको नहीं दिया गया। इन्हीं वजह से हुआ बेदखल जब इनसे, अभी बेदखल कर दिया, उसको दूर कर दिया, अभी के भी पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हारा खेत अपने जमींदार अपने कब्जे में कर लेंगे। इस तरह से धमका देकर किस तरह से उन्होंने खेतों को भी अपने कब्जे में कर लिया है। हुआ बेदखल अब जिनसे, हस्ती थी उनकी जीवन की हरियाली, जिनके तुरंत अभी हरे भरे खेत थे और ऐसा लग रहा था, उसकी स्मृति आ रही, याद आ रही, आंखों में ही घुमा करता वो उनकी आंखों का तारा, कारकुनों के लाठियों से गया जवानी में ही मारा। अभी जो उनका जो आंखों का तारा, आंखों में अत्यंत लाडला मेहनती उनका लड़का था, आंखों का बार बार उनको घुमा करता है, याद आता है किस तरह से उनका जवान लड़का कारकुनों से, इसके जो महाजन के कारकुन थे, लड़धारी थे, वो कारिंदे थे, उस कारिंदे ने उस जवान लड़के को किस तरह से लाठियों ने पीट कर उनको भरी जवानी में उनको किसी ने मरवा दिया है। अब जवान लड़का मरने के कारण वो कितना दुखी हो जाता है, किसान कितना दुखी, इनमें से आंखों में घुमा करता वो उनकी आंखों का तारा। अभी जो कारकुन थे, जमींदार के कारकुन थे, कारकुनों ने किस तरह लाठी मार कर इतना उनको मारा कि वह भरी जवानी में ही मर गया है। वो लाठी की चोट बर्दाश्त नहीं कर सका और वह मर गया है। अब जवान लड़का मरने के बाद जवान लड़का किस तरह से वो आंखों में घुमा करता है, बार बार उसको याद आती है, बार बार उसको उसकी स्मृति है, ताजुब हो जाती है। आंखों का तारा इतना लाडला था, मेहनती था और एक सहारा था, जवान लड़का था, सहारा था। वो सहारा निकल जाने के बाद उस सहारे को किस तरह से किसान याद करते हैं, आंखों में ही घुमा करता वो उनको आंखों का तारा, कारकुनों की लाठियों से गया जवानी में मारा। भरे जवानी में किस तरह से कारकुनों की लाठियों ने महाजन के कारकुनों ने लाठी मार कर उसको अधमरा कर दिया और वह इस संसार को छोड़कर चला गया है। इस जो चौपाई के जो छंद है, शब्द है, उन शब्दों को हम एक बार जरूर देखें। ध्रुव यानी आंखें है, बेदखल करना यानी हिस्सेदारी से अलग करना है, तृण यानी तिनके है, कारकुन यानी जमींदारों के कारिंदे है या कारकुनों के जमींदार के कारकुन कहेंगे या जमींदारों के लठधर कहेंगे उसको, जिसके हाथ में लठ रहते कारिंदे, नौकर चाकर कहेंगे। कारकुन यानी जमींदारों के कारिंदे, लठधारी व्यक्ति जो हमेशा महाजन के साथ या जमींदारों के साथ आगे पीछे बने रहते उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और वो अपना यह धाक है, डर है, लोगों में हमेशा फैला रखते हैं। अभी उनकी जो उस दो चौपाई की जो विशेषता है, उस विशेषता को एक बार थोड़ी सी नज़र डालेंगे। कवि ने शोषित किसान की दैन्य दशा का निरूपण किया है। दूसरी विशेषता है तृण में पूर्ण प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है, आंखों का तारा ये मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है। छंदबद्धता है, यानी कौन सा छंद, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली भाषा का भी प्रयोग हुआ है। साथ साथ ये जो चौपाई के आधार पर कुछ प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है, उसकी जानकारी बताते हैं। वो प्रश्न पूछते हैं आप लोगों को। पहला प्रश्न है कवि तथा कविता का नाम बताइए। ये जो कविता के आधार पर जो प्रश्न रहते हैं, 2-2 मार्क के प्रश्न रहते हैं और सरलता से उनके अंक भी आपको मिल जाते हैं।
कविता, पहला प्रश्न है कविता का नाम लिखिए। अवतरण में किसान किसके शोषण की मार को झेल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है किसानों को किसने बेदखल कर दिया गया है। किसान किसे देखकर फूला ना समाता था। पांचवा प्रश्न, जमींदार के कारिंदों ने भरी जवानी में किसे पीट पीट कर मार डाला। छठा प्रश्न है किसान अपने बेटे का चित्र किसमें छुपाए हुए है। सातवां प्रश्न, किसान खेतों की देखभाल किस प्रकार करता है। अभी तीसरे जो चौपाई के छंद है उनको भी एक बार जरूर देख लेते। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह खेतों आंखों में घुमा करती, कुरकुही बरगों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब, बात दुआने आने देती, आहा आंखों में नाचा करती, उजड़ गई वो सुखी खेती।